हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपैंडिंग इन एक्सरसाइजेज 1 to 7 प्रूव दैट। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में 7 पार्ट्स हैं, मतलब 7 डिफरेंट क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं और सभी में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करना है। और यहाँ पर ये वर्ड बहुत खास है, विदाउट एक्सपैंडिंग। मतलब आपको पता है ना, हमने एग्जांपल्स भी अभी की थी कि मैंने आपको क्या बोला कि जब तक आपको लगे कि मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ आप लगा लो, और जब आपको लगे कि प्रॉपर्टी इसके बाद मैं नहीं लगा सकता, मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो आप एक्सपैंड कर दिया करो। बट इन क्वेश्चंस में वो बोल रहे हैं, स्पेशल मेंशन है विदाउट एक्सपैंडिंग। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड किए बिना ही उसका आंसर करना है। अब इनमें से जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, बट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, उसमें एक छोटी सी दिक्कत आएगी, वो मैं आपको आगे जाके जब वो आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 1 by 1 करके सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट है और इसका हमें आंसर कितना प्रूव करना है, 0। एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, अब आपको पता है कि बिना एक्सपैंड किए, यहाँ पर लिखा गया विदाउट एक्सपैंडिंग, बिना एक्सपैंड किए अगर मुझे किसी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 करना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ऐसी, कौन सी है कि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर वो सेम हो जाएंगी तो उसका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बता सकता हूँ, मतलब दोनों नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं दोनों अप्रोचेस आपको बता दूंगा कि आप कौन सी अप्रोच से जा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, लेट एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे इसको बिना एक्सपैंड किए 0 प्रूव करना आंसर इसका। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई 2 रोज या कोई ना कोई 2 कॉलम सेम होंगी जो हमें अभी दिख नहीं रही। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यहाँ पर भी सेम है, एक्स ए वाई बी जेड सी। तो अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दूँ, अगर मैं देखो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, कॉलम 1 में आप कॉलम 2 को ऐड कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस ए, इसको इसमें ऐड करना है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। कॉलम 2 को वैसे लिख दो, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। कॉलम 3 को वैसे लिख दो। ठीक है, अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, अब क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, देयरफॉर इसका आंसर कितना आएगा, ये हमारे पास था ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। अब 0 हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो कितना इजीली हमने इसको प्रूव कर दिया। तो मतलब मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। इसको आपके सामने मैंने सॉल्व किया और इसका आंसर कितना आ गया, 0। अब देखो इसमें कुछ भी बताने कुछ है ही नहीं है, मैंने देखा दोनों कॉलम सेम बन रही हैं, मतलब ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम देखने से मुझे पता लग रहा था, तो मैंने दोनों को सेम किया और अल्टीमेटली हमारे पास कितना आंसर आ गया, 0। अब देखो इसकी एक और अप्रोच भी हो सकती है। देखो आपका डिटर्मिनेंट ये है ना, तो देखो आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जिसमें अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम को 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया हो, बाकी देखो आपके सामने ही है, 2 टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, तो उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। सेम यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी वैसे लिख लिया। इसका पहला एलिमेंट लिख लो एक्स वाई जेड, इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। लास्ट एलिमेंट कौन से है, ए बी सी। देखो आपको पता है ना, सेम कॉलम वैसे लिख ली, सेम कॉलम वैसे लिख ली, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ये प्रॉपर्टी हमें यही कहती है। ठीक है, दोनों कॉलम्स क्या है, सेम,
दोनों कॉलम्स क्या हैं सेम, 0 + 0 कितना आंसर आएगा 0। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं हमारे लिए, मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग था। अब कुछ क्वेश्चन में मुश्किल भी हैं, बट ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था। अब सेम वे से सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, c - a, a - b, b - c इज इक्वल टू 0। मतलब इसका आंसर भी वही विदाउट एक्सपेंडिंग हमें 0 प्रूव करना है। अब देखो पहली बार में देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम ऐसे कुछ देख के बता ही नहीं सकते कि कौन सी रो या कौन सी कॉलम इक्वल होगी, तभी तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमें विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें मैपिंग हेल्प कर सकती है। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, a - b, b - c, c - a, ठीक है, a - b यहाँ पर भी है, b - c यहाँ पर भी है, c - a यहाँ पर भी है। सेम वे से a - b यहाँ पर भी है, c - a यहाँ पर भी है, b - c यहाँ पर भी है। तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। मतलब सभी एलिमेंट सेम है, चाहे आप कॉलम वाइज देख लो चाहे आप रो वाइज देख लो, बट जो इनकी पोजीशंस हैं वो चेंज है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, या तो ये वाला स्टेप लगा सकते हैं या ये वाला। ठीक है, तो हम मैपिंग की हेल्प से करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, c - a, a - b, b - c। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है, और फर्स्ट कैटेगरी में हम ये दोनों स्टेप्स लगा सकते हैं। तो मैं रो वाइज मतलब स्टेप लगा रहा हूँ, आप चाहे कॉलम वाइज लगाना चाहते हो कॉलम वाइज लगा लेना। तो मैं रो 1 में बिना सोचे समझे रो 2 और रो 3 को ऐड करने वाला हूँ। तो चलो करते हैं। तो देखो R1 + R2 + R3, रो 1 में कौन है a - b, रो 2 में कौन है b - c, रो 3 में कौन है c - a, -b -c + c -a + c कितना बन गया 0। तो कितना आएगा 0। ठीक है, अब रो 1 में अब कौन है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है रो 1 में b - c, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन है c - a, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन है a - b, ये भी कट हो जाएंगे, +b - b -a + c - c, अगेन 0। ठीक है, और लास्ट में कौन है c - a, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर a - b, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर b - c। तो c - c + b - b -a + a, ये भी कितना आ गया 0। तो देखो अब यहाँ पर मुझे आपको एक नई बात सिखानी है, अभी देखना। तो b - c, c - a, a - b, c - a, a - b, b - c। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बोला था कि हम बिना एक्सपैंड किए ये बता सकते हैं, बिना एक्सपैंड किए अगर हमें क्वेश्चन को मतलब डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करवाना हो, तो हमारे पास एक वे होता है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर वो सेम आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 0। अब यहाँ पर अभी भी ये दोनों रोज सेम तो नहीं है, ठीक है, बट इसमें एक नई बात क्या है कि इसमें ये कंप्लीटली रो जो है रो 1 ये कंप्लीटली 0 है। ठीक है, अब देखो मुझे आपको एक बात समझानी है, अब इस बात से एक रिजल्ट भी बन जाएगा। देखो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, वैसे हमें एक्सपैंड नहीं करना है इसको, बट आपको समझाने के लिए अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसको छोड़ दो, c - a, a - b, a - b, b - c। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर -0, यहाँ पर इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो b - c, c - a, a - b, b - c। लास्ट में कौन है 0। ठीक है, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो b - c, c - a, c - a, b। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। देखो अंदर चाहे जो मर्जी आए इसको मल्टीप्लाई करके, बाहर कितना है 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब आज के बाद आप एक रिजल्ट याद रखोगे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी कंप्लीट रो या कोई भी कंप्लीट कॉलम अगर वो 0 होगी तो उसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 0। क्योंकि देखो आपको पता है कि रो 1 है,
ज़ीरो है तो मैंने रो 1 से एक्सपेंड कर दिया, अगर ये ज़ीरो होती तो मैं इससे एक्सपेंड कर देता, अगर ये ज़ीरो होती तो मैं इससे एक्सपेंड कर देता, अगर कॉलम वाइज ज़ीरो होती तो मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देता। आपको पता है डिटर्मिनेंट को हम 6 डिफरेंट वे से एक्सपेंड कर सकते हैं, तीनों रो से, तीनों ही कॉलम से, ठीक है, जो 3x3 डिटर्मिनेंट होता है। तो इस तरह से आज के बाद एक रिजल्ट याद रखोगे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो, कंप्लीट एक रो ज़ीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डायरेक्टली ज़ीरो, और उसको हम एक्सपेंड किए बिना ही बता सकते हैं। तो वही रिजल्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो ये जो नया रिजल्ट हमने सीखा है मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, इफ़ एनी रो और कॉलम इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम ज़ीरो होगी देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो इस रिजल्ट को भी हम हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस रो 1 ऑफ this determinant is completely zero, therefore determinant is also zero। तो मतलब ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी, क्योंकि इसका मतलब कि रो 1 कम्प्लीटली ज़ीरो है तो इसका आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। अब ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड, और यही बात हमें प्रूव करनी थी, विच एम्प्लाइज a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसको हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव करवा दिया कि इसका आंसर कितना है, ज़ीरो। देखो वैसे देखने में क्वेश्चन ये मुश्किल लग रहा था, बट यहाँ पर हमारी उस मैपिंग ने हमारी बहुत हेल्प की। ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा था, इसमें सभी एलिमेंट सेम है बट डिफरेंट पोजीशंस पर है। ए माइनस बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, बी माइनस सी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सी माइनस ए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मैंने देखा कि मैपिंग में हमें दिया गया कि रो 1, रो 2, रो 3 को हम ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड किया तो ये कम्प्लीटली रो 0 बन गई। और यहाँ से हमने एक रिजल्ट भी ड्राइव किया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कम्प्लीटली वो रो 0 होगी या कॉलम, तो उसका डिटर्मिनेंट हम बिना एक्सपैंड किए बता सकते हैं कि वो कितना होगा, 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन है 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86 इज इक्वल टू 0। मतलब वही सेम क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग, इसका आंसर हमें 0 प्रूव करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन दी सेंस कि इसमें जो मैं करने वाला हूँ लॉजिक वो किसी भी नॉर्मल बंदे के दिमाग में डायरेक्टली नहीं आ सकता। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले किया हो तब आपके माइंड में ये बात आ सकती है, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल। बट फिर भी मैं आपको एक वे देने की कोशिश करूँगा कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो अगर आपको याद होगा हमने इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल सॉल्व की थी, एग्जाम्पल नंबर 9। अब वो भी कुछ ऐसी थी। देखो पहली बात, जब भी ऐसे मतलब मैथमेटिक्स में नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्वेश्चन में ये दिया हो कि विदाउट एक्सपेंडिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0, तो हमारा ध्यान डायरेक्टली इसी बात पर जाता है कि ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये छोटा नंबर है, ये भी छोटे नंबर्स हैं, ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, मतलब ये किसी ना किसी के टेबल पे आ सकते हैं। पहला ध्यान हमारा यहीं पर जाता है, ठीक है। आपको याद होगा हमने ऐसी एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी, ये एग्जाम्पल नंबर 9 थी इसी एक्सरसाइज की 102। देखो मैंने देखा कि 17 के टेबल पे ये आ रहा है, 3 के टेबल पे ये आ रहा है, 6 के टेबल पे भी ये आ रहा है। 17 6 3 6 6 6 मतलब 36, 3 6 18, 6 102, और यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया, 17 3 6 रह गया और दोनों रोज क्या होगी, सेम, और अल्टीमेटली हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मतलब ये मैं लॉजिक आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही सेम लॉजिक मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बट वो काम नहीं आएगा, और जब वो काम नहीं आएगा तब हम कुछ और सोचेंगे। क्योंकि ऐसे तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ इस पर ये कर दो वो कर दो, बट आपको भी थोड़ा पता होना, थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना कि हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको आप माइंड में रखना, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो इसको लिखते हैं 2 7 65 3 8 75 5 9 86, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखना इस लॉजिक को अपने माइंड में रखना, ठीक। तो अब देखो
ये बड़े नंबर्स हैं, मतलब इनको मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं 65 को, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, 102 को मैंने 17 से डिवाइड करके देखा था, वो डिवाइड हो गया था। अगर मैं 65 को डिवाइड करूँगा तो आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 को भी करके देखना, ये पूरा ही डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 86 को 5 से डिवाइड करना, ये 1 बच गया। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू काम करवा रहा हूँ, अभी देखना। अब इसको एक बार करके देखना, इससे 7 से 65 को 7 से डिवाइड करना, 2 बच गया, डिवाइड नहीं हो रहा। 75 को 2 से 8 से करना, 8 9 सा 72, 3 बच गया। 86 को डिवाइड करना 5 से, सॉरी 9 से, 5 बच गया। ठीक है, मतलब डिवाइड तो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, यहाँ पर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें तो कुछ पैटर्न नहीं बनना। देखो 1 0 1, मतलब ये डिवाइड, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 0, यहाँ 1, इसमें कोई पैटर्न बचा है। देखो 2 3 5, अब 2 3 5 नंबर मैंने कहीं पर देखे हैं इसी डिटर्मिनेंट में, 2 3 5 यही बच रहे हैं नंबर। तो अगर देखो, अगर इसको, इसमें से मैं 2 को रिड्यूस कर दूं, इसमें से 3 को, और इसमें से 86 में से 5 को, जैसे 65 में से अगर 2 गए तो कितना आएगा 63, 75 में से 3 गए तो कितना आएगा 72, 86 में से अगर 5 जाएंगे तो कितना आएगा 81। और ये फिर तीनों नंबर 63, 72 और 81, ये तीनों नंबर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 9 9 है। मैं ऐसे ही फालतू में नहीं बोल रहा कि आप लॉजिक देखो, लॉजिक देखो, यहाँ पर 9 9 9 सेम आ रहा था, और यहाँ पर नंबर कौन से बचे 2 3 5। तो मैं सोच सकता हूँ कि इस कॉलम में से, इस कॉलम में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं वही करने वाला हूँ। देखो कॉलम 3 पर मैंने ऑपरेट किया ना, कॉलम 3 में से मैं कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब ये मेरे माइंड में कैसे आया, मैंने डिवाइड करके देखा। तो ये जस्ट एक वे है। देखो मैं आपको जस्ट एक वे दे सकता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके दिमाग में एकदम से ट्रिक कि ये बात क्लिक करेगी कि हाँ ऐसे करना है। मैंने डिवाइड करके देखा, यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहा था, सेम नंबर से सेम नंबर सेम नंबर, बट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे थे, और डिफरेंट डिफरेंट जो आंसर आ रहे थे वो हमारी कॉलम से मैच कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 3 5 7 8 9, 65 में से 2 माइनस कर दो, 75 में से 3 और 86 में से 5। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके सामने है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 3 5 7 8 9, यहाँ पर कितना आएगा 63 72 81। ठीक है, अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 5 7 8 9। मैंने आपको अभी अभी करके भी दिखाया था कि 7 9 सा कितना होता है 63, 8 9 सा 72 और 9 9 सा 81। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 9 सा 8 9 सा 9 9 सा। ठीक है, अब देखो आपको पता है इसमें से 9 9 9 मैं कॉमन ले सकता हूँ। आपको पता है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहती है कि किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से मैं कोई भी कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 9 फ्रॉम कॉलम 3। तो कॉलम 3 में से मैं 9 को बाहर लिख रहा हूँ, तो बाकी रोज या कॉलम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 8 9 7 8 9, सॉरी। अब देखो हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमारी दो कॉलम्स सेम बन गई। सिंस इसी के लिए तो हमने सारी एफर्ट्स की हैं। सिंस कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, विच इम्प्लाइज 2 3 5 7 8 9 7 8 9। इसका आंसर कितना आएगा 0, और 9 इंटू 0 कितना आएगा 0। विच एम्प्लाइज हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। 2 3 5
7, 8, 9, 65, 75 और 86। इसका आंसर हमने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव कर दिया, कितना आएगा 0। देखो इतने एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं, नहीं तो मुझे इतना एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं, मैं सीधा इसको एक्सपेंड कर दूंगा। बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया कि इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, इसलिए हमने एफर्ट्स किए। एफर्ट्स के पीछे की जो कहानी है मैंने आपको वो भी समझाई। मैंने सबसे पहले जो मतलब कि बड़ी जो कॉलम है उसको डिवाइड करके देखा दोनों ही कॉलम से, 2, 3, 5 से भी। अब यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा, यहाँ पर 32 है, 25 है, 17 है, यहाँ पर भी डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। बट यहाँ पर लॉजिक था 9, 9, 9 और 2, 3, 5 जो हमारी कॉलम से मैच करता था। तो मैंने उसी नंबर्स को, इन तीनों नंबर्स को वहाँ से माइनस कर दिया। अब जैसे ही माइनस किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब इसको मैंने लिखा 7 × 9, 8 × 9, 9 × 9। अब 9 कॉमन आ गया तो ये दोनों कॉलम्स क्या आ गई, सेम। और अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम आती हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली कितना आता है, 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन है 1BC A × B + C, 1CA B × C + A, 1AB C × A + B, और इसका भी आंसर वही विदाउट एक्सपेंडिंग 0। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में आए कि उसमें कुछ भी ना लिखा हो, जस्ट इवेल्युएट लिखा हो, तो आपको पता है हमारी मैपिंग क्या कहती है कि जब भी ऐसा कोई डिटर्मिनेंट होता है जिसमें पूरी कॉलम या कोई भी पूरी रो सेम एलिमेंट से होती है, जैसे इफ़ एनी रो और कॉलम हैव ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, तो हम ये 2 स्टेप्स लगाते हैं, रो 2 - रो 1, रो 3 - रो 1। उससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 2 0 बन जाएंगे। और अगर ये 2 0 बन गए उसके बाद इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी और हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और आपको याद होगा ऐसी हमने एग्जाम्पल्स भी की थी, एग्जाम्पल नंबर 13, उसमें मैंने आपको ये लॉजिक बताया था, ठीक है। बट क्योंकि हमें इसको एक्सपैंड किए बिना ही करना है, तो मतलब हम लॉजिक ढूंढने की, कोई और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें पक्का 2 रोज या 2 कॉलम्स क्या होंगी, सेम, या कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पर्टिकुलरली कंप्लीटली कितनी होगी, 0। आपको पता है आपके पास 2 लॉजिक हैं, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, 1BC A × B + C, 1CA B × C + A, 1AB C × A + B, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, तो मतलब थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना है। तो ऐसा करो, सबसे पहले ना इसमें ना आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा टर्म्स ईजी हो जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई कर लो AB + AC, इसको मल्टीप्लाई कर लो BC + AB, BC + AB, AC + BC। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, आपको याद होगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या था, मैंने फर्स्ट 2 कॉलम्स को ऐड किया, x + A, y + B, z + C, वो सेम बन गए थे। अब यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। देखो AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC, सेम टर्म्स ही हैं। तो मतलब अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दूं तो मेरी बात बन सकती है। कैसे, मैं देखो आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ऐसा करो, कॉलम 3 पे ऑपरेट लगा दो, कॉलम 3 पर आप कॉलम 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो करते हैं 1 1 1, कॉलम 2 को वैसे लिख लो BC CA AB। अब इसमें ऐड करना AB + AC + BC, BC + AB + CA, AC + BC + AB। तो मैंने कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। अभी आपको देखने में शायद लग रहा होगा कि इसमें कुछ लॉजिक तो बना नहीं, हमने नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर ली। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 1 1 1 BC CA AB। देखो AB पहले लिख लो, फिर BC, फिर CA, इसको मैंने CA लिख लिया, AC को CA लिख लिया। यहाँ पर पहले AB लिख लो, फिर BC, फिर CA। अब सेम यहाँ पर AB + BC + CA, ठीक है। तो मैंने मतलब कि कॉलम 3 को बिल्कुल सेम कर लिया, आपके सामने ही है। अब इससे में फ़ायदा क्या होगा, देखो आपको पता है
आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या कहती है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर तीनों में सेम आ रहा है ना, तीनों में सेम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कॉलम 3। तो मैं कॉलम 3 से ये फैक्टर बाहर निकाल लूँगा। तो AB प्लस BC प्लस CA मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बच गया, 1 1 1 BC CA AB, यहाँ से बाहर 1 1 1। देखो मैंने AB प्लस BC प्लस CA बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 1 1। ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का क्या फ़ायदा है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ टर्म सेम, मतलब दोनों एक जैसे दिख रहे थे, मैंने इनको ऐड किया और इनमें से कॉमन बाहर निकाल लिया। अब आपको पता है सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर बिना एक्सपैंड किए ये कितना आएगा, आपको पता है 0, और 0 एंड समथिंग 0, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए थे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1 BC A इंटू B प्लस C, CA C प्लस A, AB A प्लस B। अब इसको मैंने मतलब कि सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0, और इसको हमने विदाउट एक्सपेंडिंग किया। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट ये आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना कि आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि अगर कोई भी दो कॉलम्स को ऐड करके सेम किया जा सके तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये पूरी कॉलम सेम बन गई, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया और फिर हमारी दो कॉलम्स क्या होंगी, सेम, और अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया, 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, बट इसका आंसर हमें लास्ट जितने भी हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं 0 नहीं प्रूव करवाना, इसका आंसर हमें एक और डिटर्मिनेंट ही प्रूव करवाना है। देखो B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब ये जो डिटर्मिनेंट है जिसमें सभी 2 टर्म्स हैं सभी रोज और कॉलम्स में, तो इसका आंसर हमें क्या प्रूव करवाना है, 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट अपने आप ही है, इसकी स्टेटमेंट ही डिफरेंट है, क्योंकि इसको हमें 0 नहीं प्रूव करवाना और ऊपर से इसको हमें एक्सपैंड भी नहीं करना। आपको पता है ना कि 1 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें विदाउट एक्सपैंडिंग करना है, और विदाउट एक्सपैंडिंग इसका आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। तो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करना चाहते हो तो आप सेकंड क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हो। अब उसमें भी क्या था कि सभी जगह पर 2 टर्म्स थी, बट बीच में क्या था, माइनस। तो मैंने क्या किया, उन सभी को ऐड कर दिया रो 1 में। अब जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब देखो मैं आपको कंपेयर के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी चाहता तो मैं बता सकता हूँ कि इसके बाद हमें ये स्टेप करना है, इसके बाद हमें ये करना है, वो मेरे लिए बताना बहुत ईजी है। बट आपको भी तो पता होना चाहिए कि हम जो भी स्टेप कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि हमें कौन सा स्टेप करना है। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कंपेयर वाली साइड पे लेके गया था। अब देखो, अगर आप इसको मैपिंग से जोड़ना चाहते हो तो मैपिंग से भी जोड़ सकते हो। आपको पता है सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन था वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा था, सभी जगह पर सेम एलिमेंट्स थे बट डिफरेंट पोजीशंस पर थे। अब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है।
मतलब y प्लस जेड और कहीं पर भी नहीं है, z प्लस एक्स और कहीं पर भी नहीं है, तो ये इस कैटेगरी में तो नहीं है, यानी कि ये एनी अदर सिमेट्री या विदाउट सिमेट्री में है। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं, या तो हम कुछ कॉमन ले लें या हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ बना लें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0 बना लें, मतलब ट्राइंग टू ऐड। ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट के मेन क्वेश्चंस के लिए मैपिंग दी थी कि जिनमें हमें आंसर प्रूव करना हो, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना हो। यहाँ पर हमें इवैल्यूएट नहीं करना, इसको हमें एक और डिटर्मिनेंट के इज इक्वल टू प्रूव करना है, बट फिर भी ये मैपिंग हमें हेल्प कर सकती है। यहाँ पर मैंने लिखा है ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रोज और कॉलम्स एंड आल्सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6th ट्राइंग टू मेक जीरोस। इसको छोड़ दो, हमें 0 नहीं बनाना, बट हम रोज़ और कॉलम्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना, तो वही करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर आप सिमेट्री देखो, इस कॉलम में सभी ए बी सी हैं, इस कॉलम में सभी पी क्यू आर है, इस कॉलम में सभी एक्स वाई जेड है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। ठीक है, तो यानी कि इनको जब भी हम सॉल्व करेंगे, इनको सेपरेटली ही सॉल्व करेंगे, इनको सेपरेटली, इनको सेपरेटली, इनको सेपरेटली। यानी कि यहाँ से मुझे एक बात तो क्लियर है कि मैं जब भी यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगा तो इनको मुझे मतलब कि इस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं कि ये हमेशा इसी में सॉल्व हों, ऐड और सब्ट्रैक्ट इसी में हों, ये हमेशा आपस में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हों, ये हमेशा आपस में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हों। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं रो 1 में ना रो 2 और रो 3 को ऐड करने वाला हूँ। अब देखो ऐसा क्यों करना है मुझे, यहाँ से ना अगर मैं ऐसे स्टेप करूँ, ऐसा स्टेप करूँगा तो मुझे एक सिमेट्री मिलेगी। देखो अगर देखो यहाँ पर B 2 टाइम्स है, A 2 टाइम्स है, C 2 टाइम्स है, अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे को एक्चुअल में 2 टाइम्स ABC मिलेगा। सेम यहाँ पर R 2 टाइम्स है, P 2 टाइम्स, Q 2 टाइम्स, Y 2 टाइम्स, X 2 टाइम्स, Z 2 टाइम्स। ठीक है, तो एक बार पहले करते हैं। देखो रो 1 में मुझे रो 2 और रो 3 ऐड करने हैं। अब रो 1 में पहला एलिमेंट कौन है, B प्लस सी। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 में C प्लस ए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 3 में A प्लस बी। तो मेरे पास कितना आ गया, 2A, देखो 2A 2B 2C। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा ही कुछ हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था, बट वहाँ पर माइनस था बीच में तो सब कट हो गए थे, अब यहाँ पर सब ऐड हो गए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर देखो Q प्लस R, यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग R प्लस P, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर P प्लस Q। तो कितना आएगा, 2P 2Q 2R, 2R है, 2Q है, 2P है, मतलब 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R। तो यहाँ पर लिख लो 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R। अभी आपको थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा कि आप सर मुश्किल बना रहे हो, देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। रो 3 में रो 1 में लास्ट एलिमेंट कौन है, Y प्लस जेड, Y प्लस जेड, यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग Z प्लस एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर X प्लस वाई। तो कितना आ गया, देखो 2 टाइम्स X 2 टाइम्स Y 2 टाइम्स Z, तो 2 कॉमन ले लो, X प्लस वाई प्लस Z। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी ऐसे लिख लो C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X, X प्लस वाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा। अब देखो आपको पता है यहाँ पर 3 जगह पर 2 है, और आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या कहती है, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 2 फ्रॉम रो 1। तो रो 1 में से आप 2 को बाहर निकाल लो। तो देखो हमारे पास कितना बच जाएगा, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस वाई प्लस Z। यहाँ पर कितना है, C प्लस A, यहाँ पर कितना है, A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q। देखो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें एक्सपैंड नहीं करना, और दूसरी बात इसका आंसर एक डिटर्मिनेंट ही आएगा राइट हैंड साइड। तो ये आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है।
अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें 2 टर्म्स से, देखो 2 टर्म्स है ना, तो हमें सिंगल टर्म में जाना था, आप हमें 3 टर्म्स में ले आए, 3 टर्म्स में ले आए, तो आपने तो क्वेश्चन मुश्किल बना दिया। देखो क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। देखो रो 1 में ना सभी 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स हैं यहाँ पर, ABC, PQR, XYZ। अब यहाँ पर सभी जगह पर 2 टर्म्स हैं। अगर हम किसी भी रो को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, देखो जैसे यहाँ पर C+A, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर B चाहिए, तो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास -B आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर A+B है ना, मुझे क्या चाहिए C, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -C आएगा, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, रो 2 में से मैं रो 1 को और रो 3 में से भी मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। आपको पता है ना कि हम अगर 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं तो हमें सेम रो को ही सब्ट्रैक्ट करना है। मैं रो 1 को ही दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो और एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में बताया था कि इस तरह के स्टेप्स आपने बहुत ध्यान से करने हैं। अब देखो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, उसको वैसे लिख लो, A+B+C, P+Q+R, X+Y+Z। जो भी चेंजेस होंगे हमारे वो इसमें होंगे रो 2 में। देखो रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में कौन है, C+A, ठीक है, रो 2 में कौन है, C+A, उसमें से यहाँ पर कौन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 में A+B+C, तो यानी कि C+A -A -B -C, तो कितना आंसर आ गया, -B। तो यहाँ पर कितना आएगा, -B। मुझे B चाहिए, -B आ गया, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब आगे रो 2 में कौन है, R+P, यहाँ पर कौन है, P+Q+R, तो कितना आएगा, R+P -P -Q -R। देखो कैंसिल, कितना रह गया, -Q। मुझे यहाँ Q ही चाहिए, यहाँ पर -Q आ गया। यहाँ पर Z+X है, वो भी कर लो। उसमें से मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्या करना है, X+Y+Z, Z+X -X -Y -Z, ये कैंसिल आउट तो कितना आएगा, -Y, और यहाँ पर हमें Y ही चाहिए, ठीक है। अब सेम वे से रो 3 वाला करते हैं, रो 3 माइनस रो 1। रो 3 में कौन है, A+B, वहाँ पर कौन है, A+B+C, देखो यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग A+B+C, तो A+B -A -B -C, तो कितना आ गया, -C। तो यहाँ पर मुझे C ही चाहिए, ठीक है। माइनस को मैं आप बाद में अपने आप एडजस्ट कर लूँगा। P+Q है ना, तो मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, P+Q+R, P+Q -P -Q -R। यहाँ पर कौन, X+Y, उसमें से मुझे माइनस करना है X+Y+Z, तो X+Y -X -Y -Z, तो -Z, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इतना आ गया। अब हमारा आंसर काफ़ी पास आ चुका है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब रो 1 की बात कर लेते हैं। अब मुझे रो 1 में एक्चुअल में मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, A, यहाँ पर P और यहाँ पर X, तो इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो मेरे पास रो 1 बन जाएगी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, रो 1 में मैं रो 2 और रो 3 ऐड करने वाला हूँ। देखो -B+B कैंसिल, -C+C कैंसिल, A रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यही ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखो रो 1 में मुझे लगाना है ना, तो देखो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 1 में कौन है, A+B+C, रो 2 में -B, रो 3 में -C, कितना आएगा, A। यहाँ पर कौन है, P+Q+R, यहाँ पर -Q फिर -R, कितना आएगा, P। X+Y+Z, यहाँ पर -Y फिर -Z, कितना आएगा, X, ठीक है। बाकी वैसे ही लिख लो, -B -Q -Y -C -R -Z। अब हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। जस्ट यहाँ पर मुझे माइनस नहीं चाहिए और यहाँ पर मुझे माइनस नहीं चाहिए। अब -1 में अगर मैं रो 2 से और -1 अगर मैं रो 3 से, आपको पता है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, मैं किसी भी रो में से कोई कॉमन फैक्टर कॉमन निकाल सकता हूँ या कॉलम में से, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेकिंग आउट
कॉमन फैक्टर -1 फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। तो मैं रो 2 और रो 3 से -1 को कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो 2 APX, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर BQY। अब एक और माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा CRZ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और कितना आंसर आएगा 2 टाइम्स APX BQY CRZ, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो, इसको भी हमने प्रूव कर लिया। और साथ साथ में मैंने देखो, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन क्रैम करने को नहीं बोलता, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि आपको सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो हमने क्वेश्चन अपना कहाँ से स्टार्ट किया था, B + C, C + A + B से, और यहाँ पर था Q + R, R + P, P + Q, यहाँ पर था Y + Z, Z + X, X + Y। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर सारी ABC वाली टर्म्स है, यहाँ पर PQR वाली, यहाँ पर XYZ वाली। तो मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया ताकि मेरे पास एक सिमेट्री बने। उस सिमेट्री में क्या था, यहाँ पर A + B + C, यहाँ पर P + Q + R, X + Y + Z। और जैसे मैंने उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म्स आनी स्टार्ट हो गई, और अल्टीमेटली मैंने यहाँ से -1 और यहाँ से -1 बाहर निकाला और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और उसका आंसर हमें प्रूव करवाना है कि कितना है, 0। 0A - B -A 0 -C BC 0। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए कि इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करो या इसका आंसर प्रूव करो, हमें ये कंडीशन ना गिवन हो कि इसको हमें विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। बट क्योंकि हमें इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ इस तरह का लॉजिक यूज़ करेंगे जो पहली बार देखने में आपको समझ नहीं आएगा और आपके माइंड में भी ये बात कभी नहीं आ सकती। जिस तरह से आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि पहली बार देखने में वो लॉजिक आपके माइंड में नहीं आ सकता अनलेस आपने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व ना किया हो। तो अब देखो, सबसे पहले ऐसा करते, चलो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी, ठीक है। बाद में समझाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, 0A - B -A 0 -C BC 0। अब देखो स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, क्योंकि इसको हमें विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। या तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाए, या कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंप्लीटली 0 बन जाए। तो दोनों रास्ते हमारे पास ओपन है, बट ये जो रास्ता है थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी को, देखो यहाँ पर 0 एक बनी हुई है, अगर मैं इसको 0 बनाने जाऊँगा, इससे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ये 0 ख़राब हो जाएगी। अगर इसको 0 बनाने जाऊँगा तो ये भी 0 ख़राब हो जाएगी। मतलब इसमें ये वाला रास्ता थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा बट मुश्किल लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम बन जाएं। हमारे पास यही रास्ता बच गया। अब देखो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले ना, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं रो 1 और रो 3 को सेम करने वाला हूँ। अब वो सेम कैसे होंगी, इसके यहाँ पर 0 है, इसके यहाँ पर 0 है, तो उसको बनाने के लिए मैं देखो सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रो 1 बाय C। तो मैं C को मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं ना, अकेला मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, अकेला डिवाइड भी नहीं कर सकते, नहीं तो डिटर्मिनेंट के आंसर को फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब डिवाइड 1 बाय C बाहर है, इसको 0 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 AC और यहाँ पर BC। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये लॉजिक पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपने ऐसा क्वेश्चन पहले ना किया हो तो, ठीक है।
अब इतना तो समझ आ गया होगा कि मैंने सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड किया। अब क्यों किया वो भी समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि मैं रो 1 और रो 3 को सेम करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कितना चाहिए फिर 0। अब मैं इसी ज़ीरो को बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 0 चाहिए ना। अब इस 0 को बनाने के लिए मैं इसको देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रो 1 में से, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, रो 1 में से मैं b टाइम्स रो 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो मैं आपको रफ में करके भी दिखा देता हूँ। देखो एक्चुअल में हमारे पास ये है 0ac माइनस bc, ठीक है, माइनस a 0 माइनस c। मान के चलो कि अगर यहाँ पर देखो, मान के चलो अगर यहाँ पर मैं b लिख दूँ और यहाँ पर भी b, तो क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर कितना बनेगा ab, यहाँ पर ac और यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वाली 0 बनाने के लिए ही ये सारे एफर्ट कर रहा हूँ ताकि ये रो 3 के जैसा दिखने लगे मेरे को, ठीक है। तो और मुझे इसके साथ साथ ये 0 बनाने के साथ साथ मुझे ये वाली 0 ख़राब भी करनी है, क्योंकि रो 3 में यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर 0 है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर b है, यहाँ पर 0 है, तो इसलिए मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं। तो देखो 1/c रो 1 में ऑपरेट करना है ना, तो रो 1 माइनस br2। रो 1 में कौन है यहाँ पर 0, b, r2 में कौन है माइनस c, तो कितना बन गया ab, माइनस b माइनस a ab, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है ac, माइनस b टाइम्स रो 2 में कौन है 0, तो कितना आएगा ac। सेम यहाँ पर कितना है माइनस bc माइनस b टाइम्स यहाँ पर कितना है माइनस c, माइनस bc प्लस bc कितना आएगा 0। तो देखो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं रो 1 और रो 3 को सेम बना पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 0 तो बना लिया। अब ऐसा करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो सारे एफर्ट कर रहा हूँ, मैं रो 1 और रो 3 को एक जैसा बनाना चाहता हूँ। तो रो 1 और रो 3 थोड़े थोड़े तो सेम हो गए हैं, यहाँ पर 0 0 आ गया। अब देखो क्या फ़र्क है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर सी है, तो एक ही कमी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अब, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रो 3 बाय ए। तो मैं ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूँ, तो करते हैं। यहाँ पर सी पहले से ही है, मैंने ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लो, ए बी ए सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर 0, क्योंकि 0 को ए से मल्टीप्लाई करोगे 0, सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए सी, बी को मल्टीप्लाई करोगे ए बी। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा सिंस रो 1 और रो 3 क्या है सेम, देयरफॉर 1/ca इंटू ए बी ए सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी ए बी ए सी 0, इसका आंसर कितना आ गया 0। 1/ca इंटू 0 कितना आंसर आएगा 0। अब ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा अलग सा लॉजिक लेना पड़ा। 0a माइनस बी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर कितना है बी सी 0, ठीक है। अब इसका आंसर हमने प्रूव करवा दिया कितना है 0, और वो भी बिना एक्सपेंड किए। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा, कंडीशन ना हो कि विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना था, मतलब 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को सेम करना था, तो उसके लिए मैंने 2 रोज़ को पकड़ लिया, रो 1 और रो 3 को। मैंने कोशिश की कि मैं इनको सेम बना पाऊँ। अब उसको सेम बनाने के लिए पहले मैंने सी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया रो 1 को, यहाँ माइनस बी सी आ गया ना। तो फिर यहाँ पर 0 बनाने के लिए और इस 0 को ख़राब करने के लिए मैंने इसमें इसका b टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब मुझे क्लियरली दिख रहा था कि ये रो 1 और रो 3 ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर 0 0 बन चुका है। अब यहाँ पर a की कमी है, तो मैंने a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। फिर से अपने पास रिपीट करूँगा, ये ऐसा लॉजिक है, ये पहली बार देखने में आपके माइंड में नहीं आ सकता,
आपके क्या मेरे माइंड में नहीं आ सकता, बट हाँ अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो आपके माइंड में आ सकता है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं फिर भी आपको छोटे छोटे हिंट दे पाऊँ कि इसके आगे हमें क्या करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है -a² ab ac ba -b² bc ca cb -c² इज इक्वल टू 4a² b² c²। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने आपको एक बात कही थी कि इस मतलब आपको पता है कि 1 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो हमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी और इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे, बट 7th क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी क्या, बहुत दिक्कत आएगी। अब वो दिक्कत क्या है मैं आपको पहले वो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको पता है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक विदाउट एक्सपेंडिंग किए। अब उसमें मोस्टली क्या था कि हमें डिटर्मिनेंट्स को 0 प्रूव करवाना था, और विदाउट एक्सपेंडिंग हम 0 प्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0, या कोई भी रो कंप्लीटली 0 या कोई भी कॉलम कंप्लीटली 0 है तो भी उसका आंसर कितना आ जाएगा 0 बिना एक्सपेंड किए। बट यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वो यहाँ पर हमें 0 प्रूव करने को नहीं बोल रहे, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू को निकालने के लिए उसको हमें एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमें डिटर्मिनेंट का आंसर 0 प्रूव करना है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका आंसर डायरेक्टली 0 करने के लिए, बट किसी डिटर्मिनेंट का आंसर निकालने के लिए हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि उसका आंसर इतना ही आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को हमें एक्सपैंड ही करना पड़ेगा। मतलब ये एनसीईआरटी में गलत लिखा गया है कि इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। ये क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक्सपैंड किए बिना किसी का आंसर नहीं दे सकते। तभी तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन थे, फर्स्ट 6 जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए उसको रोज को या कॉलम्स को सेम बनाने के लिए। जैसे इसमें हमने काफ़ी एफर्ट्स किए, क्योंकि इसका आंसर मैं 0 ला सकता हूँ, कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होगी, बट ऐसे क्वेश्चन में मैं कोई एफर्ट नहीं कर सकता कि उसका आंसर विदाउट एक्सपेंडिंग आ जाए। हमें एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी देखो एक्सपेंड तो करना, क्वेश्चन तो हमें करना ही है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि सर आप गलत हो, इसको मैं विदाउट एक्सपेंडिंग कर सकता हूँ, तो हमको बता देना। बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग जितनी मुझे नॉलेज है, ये क्वेश्चन बिना एक्सपेंड किए नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कि क्वेश्चन तो हमें करना ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हमारे पास -a² ab ac ba -b² bc ca cb और -c²। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मैपिंग हेल्प करेगी। आपको पता है ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको मैपिंग बना के दी है जो कम्प्लीटली मेरी तरफ से है, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। ये मेरी एफर्ट्स है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में है। देखो -a² ab -a² और कहीं पर भी नहीं है, -b² कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये वाली कैटेगरी नहीं है कि जिसमें सभी एलिमेंट सेम हो बट डिफरेंट पोजीशंस पर हो। तो मतलब ये एनी अदर सिमेट्री या इस कैटेगरी में है। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं, या तो कुछ कॉमन निकाल लो या ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम 0 बना लो। अब अगर आप देखोगे ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से हमें हिंट मिला कि मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखो इस रो में से आप ए कॉमन ले सकते हो, इस रो में से आप बी कॉमन ले सकते हो, इस रो में से आप सी कॉमन ले सकते हो। तो वही करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैपिंग की हेल्प ली और मैपिंग ने हमें बताया कि आप कॉमन ले लो। टेकिंग आउट, आपको पता है ना आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 यही कहती है कि मैं किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर ए फ्रॉम रो 1, बी फ्रॉम रो 2 एंड सी फ्रॉम रो 3। तो मैं इस तरह से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो पहली रो में से ए आया, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कितना रह गया -a, अकेला b रह गया, अकेला c रह गया, a बाहर आ गया ना। अब यहाँ से क्या बाहर आएगा b, तो यहाँ पर कितना रह गया a, यहाँ पर -b बाहर है तो c। अब यहाँ से c, ठीक है, c बाहर है तो a रह गया, b रह गया,
माइनस सी। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमने फर्स्ट स्टेप बड़ी ही ईजिली कर लिया। अब फिर से देखो, फिर से जैसा मैं आपको डेरिवेटिव में हमेशा बोलता था कि आप फिर से दोबारा से उसी रूल पे आ जाओ। अब फिर से आप मैपिंग के बारे में सोचो। ये एनी अदर सिमेट्री की कैटेगरी में आ रहा है, तो हमारे पास फिर से 2 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं? या तो कुछ कॉमन ले लो या ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 0 बना लो। अब देखो यहाँ पर ए बी 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 सी सी सी, मतलब मैं कॉमन ले सकता हूँ अगेन। अब इस बार कॉमन जो होगा वो कॉलम से होगा, तो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मैं रो से भी कॉमन फैक्टर निकाल सकता हूँ और कॉलम से भी निकाल सकता हूँ। कॉमन फैक्टर ए फ्रॉम कॉलम 1, बी फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो कितना इजी बन जाएगा। यहाँ पर ए बी सी पहले से ही है, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब एक ए और बाहर आ गया, एक ए मैंने और बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, -1 1 1। अब इसमें से बी, तो 1 -1 1, इसमें से सी, तो 1 1 -1। तो देख लो ये भी बाहर आ गया हमारा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिखते हैं, a² b² c²। मतलब हमें कुछ ऐसा आंसर ही चाहिए। हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, 4 टाइम्स a² b² c², मतलब हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने को पहले ही बोला कि इसका आंसर हम विदाउट एक्सपेंडिंग तो दे नहीं सकते, तो आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। आप चाहो, आपको बताया कि डिटर्मिनेंट को जितना इजी बना सकते हैं हम पहले बना सकते हैं, बना लिया करो, क्योंकि इससे देखो यहाँ पर 0 बन रहे हैं कितने। अब ऐसा करो, रो 2 में ना रो 1 को ऐड कर दो, ये 0 बन जाएगा। रो 3 में भी आप रो 1 को ऐड कर दो, मैक्सिमम 0 बन जाएंगे। देखो मेनली टारगेट, देखो आप चाहते हो तो यहाँ पर से एक्सपेंड कर सकते हो। मैं जस्ट वैसे ही इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी और कम हो जाएगी। मैं रो 2 में रो 1 को ऐड कर रहा हूँ एंड रो 3 में मैं रो 1 को। फिर से वही बात, दोनों सेम रोज़ को मैंने ऐड किया, रो 1 सब्ट्रैक्ट भी ऐसे करते हैं, ऐड भी ऐसे करते हैं। तो करते हैं, तो देखो a² b² c²। तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, उसको वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब इसको मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है रो 2 प्लस रो 1। अब रो 2 में कौन है 1, यहाँ पर कौन है -1, कितना आएगा 0। यहाँ पर कौन है -1, यहाँ पर कौन है 1 0। यहाँ पर कौन है 1, यहाँ पर कौन है 1, कितना आएगा 2। सेम वे से रो 3 में भी रो 1 को ऐड कर दो। रो 3 में वहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, कितना आएगा 2। यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, कितना आएगा 0। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब इसको आप एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो लिख दो एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर पहले से ही a² b² c² है, तो यहाँ ब्रैकेट डाल लो। ठीक है, -1 यहाँ से स्टार्ट होंगे हम, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को छोड़ देंगे। 0 2 2 0। अब आगे चलते हैं, आगे कितना आएगा -1। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो आप, कितना आएगा 0 0 2 0। आपको पता है एक ही कॉलम में 2 0 हैं, बाकी सब कुछ 0 ही आएगा। लास्ट में +1, तो वो भी कर लो। 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, 0 0 0 2। ठीक है, तो अब इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो एक्सपेंड भी कर लेते हैं, और ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखो a² b² c² ब्रैकेट -1। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। ठीक है, बाद में जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया, तो 0 × 0 0, -2 × 2
4 माइनस 1, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 1 लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, 0 इंटू 2 0 माइनस 0 इंटू 0 0। तो मैंने आपको बोला भी था इसको आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इंटू 0 1 इंटू 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर 4 माइनस 1 इंटू माइनस 4 4, 0 प्लस 0, तो कितना आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अब जस्ट आंसर को लिखना ही है लास्ट में, उसको नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था और हमारा आंसर आ गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमने मैपिंग की हेल्प ली। मैपिंग ने हमें बताया कि इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। मैंने कॉमन लिया यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी। उसके बाद मैंने फिर से मैपिंग की हेल्प ली, यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया, यहाँ से बी, यहाँ से सी। अब उसके बाद मैंने कुछ मतलब कि वहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज लगाई। रो 2 में मैंने रो 1 को ऐड किया, रो 3 में मैंने रो 1 को ऐड किया और अल्टीमेटली उसको एक्सपेंड किया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बिना एक्सपैंड के हम नहीं कर सकते। विदाउट एक्सपेंडिंग सिर्फ जीरो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू हो, कुछ वैल्यू, देखो ये कोई वैल्यू है ना, अगर कुछ वैल्यू होगी तो उसको हम विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं सॉल्व कर सकते। और अगर आपको लगता है कि सर हम कर सकते हैं या आपने कहीं पर ऐसा कोई सोल्यूशन देखा है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको जरूर देखूंगा। बट मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा हम नहीं कर सकते। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको आपको जितने भी ये 7 क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए हों।